हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पाचन क्रिया वो आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो पाचन क्रिया के तहत आइए समझते हैं अच्छे से पाचन क्रिया किसको कहते हैं। पाचन, जिसे डाइजेशन भी कहते हैं, एंजाइम की सहायता से भोजन के जटिल घटकों को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। जो हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में छह प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बो, देखिए ये छह प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन के बड़े बड़े जटिल अणु होते हैं। इनको एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में बदला जाता है। छोटे छोटे अणुओं में बदला जाता है। और प्रोटीन किस चीज में बदल जाती है? छोटे छोटे अणु अमीनो अम्ल में। ये बदलती है प्रोटीन अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल कहते हैं इसको, अमीनो अम्ल में बदल जाती है। तो इसे ही क्रिया को हम कहेंगे पाचन क्रिया। दूसरा, इसके अंदर होता है मिनरल्स, यानी कि खनिज लवण। मिनरल्स कहते हैं खनिज लवण को। और ये खनिज लवण आयनों के रूप में होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये खनिज लवण होते हैं। फिर इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स। एक क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये बड़े बड़े जटिल अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, और ये छोटे अणु कहलाते हैं मोनोसैकेराइड, यानी कि ग्लूकोज। ये छोटे अणु में क्यों टूटते हैं? क्योंकि हमारे भोजन में जो छोटे छोटे अणु, बड़े बड़े अणु होते हैं, वे सरल छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं, ताकि ब्लड में ये आसानी से पहुंच जाए। और ब्लड इनको क्या कहता है? कोशिकाओं तक पहुंचाता है। क्योंकि देखो क्या होता है, जितने भी जीव जंतु है, चाहे चाहे कोई एक कोश के, चाहे बहुकोश के, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिका है, कोशिका से मिलकर बनता है टिश्यू। ये हो गए बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती है, इसे कहते हैं टिश्यू, यानी कि उतक। और उतक से बनते हैं अंग। उतक से क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। और अंग से क्या बनता है? शरीर। इस तरीके से हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोसा, कोसा से बनेंगे टिश्यू, उतक, उतक से बनेंगे अंग, अंग से बनेगा शरीर। तो प्रत्येक कोशिकाओं को पोषण होना बहुत जरूरी है। और ये पोषण कहां से होता है? जो हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, मिनरल और जल, रोगेज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। फैट्स को कहते हैं वसा। ये बड़े बड़े अणु होते हैं। एंजाइम जब इन पे क्रिया करेगा तो ये छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाएंगे, और वहां से रुधिर में जाके क्या करेंगे? कोशिकाओं में जाएंगे। तभी तो हमारे शरीर की वृद्धि होती है, कोशिकाएं इनका उपयोग करती है। यही पाचन कहलाता है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं पाचन के तहत और क्या होता है। आइए पाचन को समझते हैं। पाचन, अभी मैंने बताया हमारे खाद्य पदार्थों में 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं, और वे 2 तरीके को हम कैटेगरी का बांट देते हैं, अकार्बनिक लवण, जल और खनिज लवण में। जल और खनिज लवण, जल का आपको फार्मूला सबको पता है, H2O होता है। और खनिज लवण किसके रूप में उपस्थित होता है? Na+, Ca++, ठीक है ना? और सोडियम, कैल्शियम, इसी तरीके से खनिज लवण उपस्थित होते हैं। और इसी के साथ कार्बनिक भोज्य पदार्थ। कार्बनिक भोज्य पदार्थ देखिए, जो हमारे उसमें होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल। ये कार्बनिक यौगिक हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। अभी मैंने बताया भोजन में ये जटिल अणु के रूप में, सपोज करिए बड़े बड़े प्रोटीन का अणु है, और जब ये हमारी आहार नाल में होता हुआ पाचन क्रिया के दौरान ये छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटेंगे, और इन्हें तोड़ने का काम कौन करता है? एंजाइम करते हैं। और एंजाइम कहां करता है? आहार नाल में। तो जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना एंजाइम के सहायता से, यही पाचन कहलाता है। अब जैसे हमारे भोजन में प्रोटीन है, प्रोटीन काहे में टूटती है? अमीनो अम्ल में। प्रोटीन काहे में टूटती है? अमीनो अम्ल। ये आप सबको पता होना चाहिए, अमीनो अम्ल। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि प्रोटीन किन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, तो आंसर क्या आएगा? अमीनो अम्ल। या प्रोटीन के मोनोमर्स कौन होता है? अमीनो अम्ल। या अमीनो अम्ल से मिलकर किस चीज का निर्माण होता है? प्रोटीन का। क्वेश्चन तो किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का जो जटिल अणु होता है, वो आहार नाल में
पाचन के दौरान अंतिम उत्पाद क्या बनता है इसका, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, इनमें टूटता है। तो मेनली क्या होता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं और फिर ब्लड में जाके क्या करते हैं, ब्लड में जाके कोशिकाओं में जाते हैं। ब्लड के बाद ये कहाँ जाते हैं, कोशिकाओं में, और कोशिकाएं क्या करती है, इनसे अपनी फिर पूरा पोषक प्रदान करती है। आइए सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन का कार्य क्या है हमारे शरीर में। शरीर की मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि करना, मरम्मत करना, यही प्रोटीन का कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे शरीर को ऊर्जा जो बनती है वो कहां से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट से कहां बनती है, माइटोकांड्रिया के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकांड्रिया का कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। वसा हमारे शरीर में संचित भोजन का काम करता है वसीय अम्ल के रूप में। ये काहे में टूटती है, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल, या इसका क्या में टूटेंगे, ग्लिसरॉल, और ये काय का काम करेगी, संचित भोजन का काम करती है। विटामिन हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, विटामिन जिसकी खोज फुंक ने की थी, और ये हमें रोगों से बचाती है। विटामिन क्या काम करती है, रोगों से बचाने का काम करती है, ठीक है ना। और न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का सबको पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और वो आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो ये हुआ हमारे भोजन में उपस्थित दो प्रकार के खाद्य पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जिनको दो जल और खनिज लवण के रूप में जाना जाता है, इनमें कार्बन नहीं होता, और दूसरे कार्बनिक भोज्य पदार्थ, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या होते हैं, हमारे भोजन के कार्बनिक यौगिक होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं पाचन के अंतर्गत और क्या है। अब समझिए, अब मनुष्य का पाचन तंत्र समझिए, मनुष्य का पाचन तंत्र समझिए। सबसे पहले मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल क्या है, आहार नाल व उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां होती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारी आहार नाल में होता हुआ नीचे आहार नाल में अंतिम जो बड़ी आंत होता है उसमें भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। और इस क्रिया में आहार नाल प्रमुख रोल निभाती है, और उससे संबंधित ग्रंथियां भी इसमें पाचक ग्रंथि होती है, जिसमें एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम भोजन पे क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले आहार नाल को आपको पता होना चाहिए, आहार नाल के पार्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले भोजन आप मुख में रखते हैं, तो सबसे पहले आहार नाल का भाग आएगा मुख या मुख गुहिका। उसके बाद ग्रसनी होती है, ग्रसनी से नीचे ग्रासनाल, और ग्रासनाल से फिर कहा जाता है भोजन, अमाशय में जाता है। अमाशय के पाचन होने के बाद फिर छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। इस तरीके से भोजन की प्रक्रिया होती है। आहार नाल के भाग देखते हैं। देखिए मनुष्य की आहार नाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। मनुष्य की आहार नाल कितनी मीटर लंबी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मनुष्य की आहार नाल कितनी मीटर लंबी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, ये देखिए पहला भाग है मुख या मुख गुहिका, इसके बाद दूसरा भाग होता है ग्रसनी, तीसरा ग्रासनाल यानी कि ओगोफेगस पे कहते हैं, चौथा अमाशय स्टोमक, इसके बाद छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। आइए डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए ये देखिए ये मनुष्य की आहार नाल का एक डायग्राम है। देखिए सबसे पहले मैंने पार्ट बताया मुख या मुख गुहिका, पहला आहार नाल का भाग हो गया, ये हो रहा मुख या मुख गुहिका। इसमें जब हम भोजन को अपने मुंह में रखते हैं तो दांत, जीभ, लार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे मुख में, ठीक है ना। क्या क्रिया होती है वो पाचन के दौरान बताऊंगा। इसके बाद भोजन जैसे हम मुख से चबाते हैं तो ये यहां से एकदम जो ये भाग होता है ये कहलाता है ग्रसनी। ये कौन सा भाग होता है, ग्रसनी। दूसरा भाग आ गया ग्रसनी, पहला भाग मुख या मुख गुहिका, दूसरा ग्रसनी। तीसरा भाग आता है गर्सिका, ओगोफेगस। ये जो नाल आ रही है पूरी की पूरी, ये क्या कहलाती है, गर्सिका। ये हुआ आहार नाल का तीसरा भाग। इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती, यहां से तो सिर्फ भोजन निकल एक तरीके से मार्ग है भोजन का जाने का। अब चौथा जो पार्ट होता है, देखिए यह आता है अमाशय। चौथा पार्ट ये आएगा पूरा का पूरा अमाशय। यहां भोजन 3 से लेके
चौथा भाग ये हो गया। 3 से लेकर 4 घंटे तक भोजन यहाँ रुकता है और यहाँ पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो मुख में भी पाचन क्रिया हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम भोजन मुख में डालते हैं तो मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। और लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, एमाइलेज भी होता है, टाइलिन भी होता है, एचसीएल भी होता है। लेकिन टाइलिन एंजाइम क्या कहता है, भोजन की जो शर्करा होती है उसे, वो जो भोजन की पॉलीसैकेराइड होती है उसे शर्करा में बदलता है, और शर्करा मीठी होती है, ठीक है ना। यानी कि पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलता है, तो मुख में पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है मुख से। अब भोजन यहाँ 3 से 4 घंटे तक रुकता है और यहाँ फिर पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया में मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ पेप्सिन रेनिन नामक भोजन पे क्रिया करते हैं, ठीक है ना। अभी तो हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए एलिमेंट्री कैनाल, फिर ये आएगा यहाँ छोटी आंत, चौथा भाग ये रहा छोटी आंत। देखिए इसमें छोटी आंत ये रहा, वरत 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 अग्र क्षुद्रांत, ये छोटी आंत का भाग है। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत का भाग। एक हो जाएगा ग्रहणी, ये रहा ग्रहणी, ये छोटी आंत का भाग आएगा, ये हो गया 5वां नंबर। और फिर आएगा बड़ी आंत, ये वद्रांत हो रहा ना, ये 3 भाग में बढ़ रही, ये आरोही वद्रांत, अनुप्रस्थ वद्रांत, ये बड़ी आंत के भाग है, ये 6। इस तरीके से ये आहार नाल जो होती है हमारे 6 पार्ट इसमें आते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले मुख, फिर ग्रसनी, फिर ग्रासनाल, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गए भाग। और सबसे आंत का अंतिम भाग होता है मलाशय, ठीक है ना, और फिर गुदा। इसके बाद ये हुआ आपकी पाचन क्रिया का पार्ट। अब आप देखिए आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो पाचक ग्रंथियां होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां होती है, जहां से पाचक रस निकलते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। अगर आपको आहार नाल के पार्ट्स के बारे में पता चल गया तो अब समझिए इसमें ग्रंथियां। पहले लार ग्रंथियां, जिसे सैल्वलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसके अंदर जब हम भोजन को मुख में लगते हैं तो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और टाइलिन नामक एंजाइम क्या कहता है, भोजन की मंड को माल्टोज, मंड एक पॉलीसैकेराइड है और माल्टोज एक शर्करा है, तो भोजन की मंड को शर्करा में तोड़ देता है। दूसरा जो होता है अमाशय ग्रंथियां, जिससे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं इसको, और गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इसमें पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं और ये भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ते हैं, आगे पढ़ाऊंगा। तीसरा होता है आंतरीय ग्रंथियां, जिसे इंटेस्टाइन ग्लैंड्स भी कहते हैं, और इससे आंतरीय रस निकलता है। इससे क्या निकलता है, आंतरीय रस निकलता है। इसमें रेप्सिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। और यकृत, यकृत लीवर, इसमें पित्त रस का निर्माण होता है, और ये पित्त रस जो है लिवर में बनता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में और इकट्ठा होता है पित्ताशय में। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए कि पित्त रस का निर्माण कहां होता है, तो आपका ऑप्शन रहेगा लिवर में, और लेकिन इकट्ठा कहां होता है, पित्ताशय में जाके, गोल ब्लेडर में जाके। नेक्स्ट अगर 5वां है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। अग्नाशय से पेनक्रियाज जूस निकलता है। पेनक्रियाज जूस जिसके अंदर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम होते हैं, ये भी भोजन की प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं। आइए डायग्राम देख लेते हैं। ये पित्ताशय है, जिसमें लिवर से जो पित्त रस निकल के आता है वो इसमें इकट्ठा हो जाता है, गोल ब्लेडर कहते हैं इसको। पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते, हाँ, लेकिन भोजन के माध्यम को अक्षारीय बनाता है, जिससे इसमें अग्नाशय रस आ सके। ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये है गाल ब्लेडर, और देखिए ये गाल ब्लेडर यकृत यहां से होता हुआ देखो जो है वो ग्रहणी में आता है जूस। कहां आता है, ग्रहणी में, ये ग्रहणी में आता है। और भोजन जो लिवर से, अमाशय से जो भोजन इसके अंदर आया, वो भोजन यहाँ इकट्ठा होता है ग्रहणी में, और पित्त रस से पित्त रस इसमें आके मिलता है। भोजन का माध्यम अक्षारीय हो जाता है। अक्षारीय होने के बाद अब अग्नाशय से, ये अग्नाशय जो होता है यानी कि पेनक्रियाज, इससे जूस जाके इसमें क्रिया करता है, और इस जूस में ट्रिप्सिन होता है, आगे बताऊंगा। तो यहाँ क्रिया होती है इस तरीके से। तो पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन भोजन के माध्यम को अक्षारीय बनाता है, आगे पढ़ेंगे। ये था
पाचन ग्रंथि का। तो आपने पढ़ा आज इसमें पाचन के थोड़े से बारे में जाना, और इसमें आपने पढ़ा पाचक ग्रंथियां और पाचक रस के बारे में। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे मुख से जो क्रिया शुरू होती है पाचन की, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे, उसमें आप दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।